Good afternoon, sir. Good afternoon. Hello. Yes. I'm not interested. Sorry, it was a marketing call. वीडियो खोलनी है क्या सर? हाँ, वीडियो ऑन रखनी है बेटा। वो मस्ट है, वो उसके बिना आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए उसको ऑन रखिए, वो बहुत जरूरी है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था इसमें कि we had started studying the structure of the nucleus, कि उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और ये सब जो है टाइटली बाउंड होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, एकदम डेंसली बाउंड। और ये होता है जबकि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनको रिपेल कर रही है। तो कोई ना कोई एक उससे भी स्ट्रॉन्ग फोर्स एग्जिस्ट करती है, जो हम ऑलरेडी जानते हैं, क्लास 11th के इंट्रोडक्शन में भी हम पढ़ चुके हैं कि वो होती है न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, और वो उनको होल्ड करके रखती है। लेकिन ये फोर्सेस बहुत ही कम डिस्टेंस, यानी कि ओनली अ फ्यू थर्मोमीटर, यानी 10⁻⁻15 मीटर, बहुत ही छोटा, यानी सब न्यूक्लियर पार्टिकल के साइज के रेंज में ही होती है। उसके आगे ये एक्ट नहीं करती है। बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स, मगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो उनको होल्ड करके रखती है। ठीक है, तो हमने जब ये बाइंडिंग एनर्जी, राइट, हमने कैलकुलेट करके उसका एक ग्राफ बना लिया फॉर ईच आइसोटोप अवेलेबल, राइट। तो ये कैलकुलेट करके जो ग्राफ बनाया था वो ये हमारे पास ग्राफ थे। ठीक है, ये ग्राफ किस चीज का है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी कि जितनी बाइंडिंग एनर्जी टोटल न्यूक्लियस की है उसको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से डिवाइड करके जो नंबर आता है उसको बना लिया। और हमने देखा कि इन द central part of this graph, yani roughly between 30 to 170 mass number, okay, this is fairly stable as a graph. उसके बाद ये काफी तेजी से गिर जाती है इसकी वैल्यू, और उससे पहले बहुत ही तेजी से ये वैल्यू इंक्रीज हुई होती है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस रेंज में between 30 to 170 mass number range, the nucleus is the most stable, क्योंकि उसमें जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन वो हाईएस्ट है। ओके, और ये भी थोड़ी से अनस्टेबल है। ओके, और टेक्निकली ये भी अनस्टेबल है, बट वी विल सी कि ये बहुत इजीली ब्रेक नहीं होते, बिकॉज द कंडीशंस नीडेड फॉर देम टू ब्रेक आर नॉट इजीली मेट। ओके, और कंडीशन नीडेड फॉर देम टू जॉइन एक्चुअली टू बिकम स्टेबल आर नॉट इजीली मेट।
ठीक है, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो है ये एक ऑलमोस्ट कांस्टेंट वैल्यू होती है बिटवीन 30 to 170। ओके, फिर भी जो हाईएस्ट वैल्यू है 8.75 है, और जो यहाँ पे यूरेनियम की वैल्यू है वो 7.6 है। हमने यूरेनियम के इसलिए मार्क आउट कर ली है क्योंकि यूरेनियम जो है this is one of the nuclear fuels and we will study more about this in this chapter। ठीक है, तो ये हमने देख ली, और आयरन जो है उसकी हाईएस्ट है 8.75, तो ये नंबर्स हमको देख लेने। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये केवल इस रेंज में विच इज अबाउट 30 to 170 मास नंबर की रेंज में ही ये बाइंडिंग एनर्जी स्टेबल क्यों होती है। Okay, so this is a big question that we need to understand। Okay, now we will not solve this problem mathematically, क्योंकि जो न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं उनको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में डालना बहुत मुश्किल है, तो वो अभी तक किसी ने किया नहीं है, राइट। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इस वाले पार्ट के ऊपर कि ये क्यों कांस्टेंट होती है, केवल एक थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका जो थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो किस चीज पे बेस्ड है, वो इस चीज पे बेस्ड है कि जो न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो एक शॉर्ट रेंज force। Okay, it is very effective from about 8.5 Fermi meter femtometer to about 2.5 2.6 femtometer। इसी रेंज में ये फोर्स काम करती है। ठीक है, तो ये इसी रेंज में काम करती है, और जो एक प्रोटॉन का साइज होता है वो लगभग इतना होता है, स्लाइटली लेस देन 1 फेम्टोमीटर, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का साइज। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो केवल 2 या 3 प्रोटॉन, 1 या 2 या 3 मैक्सिमम प्रोटॉन की दूरी तक ही काम करेगी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि 3 डायमेंशनल में क्या हो रहा है, कि ये हमारा एक सेंट्रल न्यूक्लियन है। ठीक है, अब इसके चारों तरफ आके न्यूक्लियन जुड़ गए। ठीक है, अब ये 3D में है तो यहां पे भी है न्यूक्लियंस। सी, तो रफली अराउंड 12 न्यूक्लियंस यहां पे जुड़ जाते हैं। ओके, टोटल हो गया हमारा 30। अब इसके ऊपर आके लगेंगे, राइट। Although the force has become slightly weaker here, but it is still quite powerful। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि ऑलमोस्ट रफली 30 न्यूक्लियंस तक, टोटल 30 न्यूक्लियंस तक ये फोर्स काफी इफेक्टिव है इस बंच के अंदर। ठीक है, तो 30 से पहले वो इंक्रीज, तो अब क्या है, अब आप ये समझिए कि पहला न्यूक्लियन है। ठीक है, पहला न्यूक्लियन की तो कोई न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है, कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं है। अब 2 न्यूक्लियंस हो गए, एक न्यूक्लियन आया, एक ही न्यूक्लियन, दोनों पास में आ गए, और न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स ने दोनों को होल्ड कर लिया। तो इसका मतलब एक पोटेंशियल एनर्जी इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से क्रिएट हो गई। ठीक है, अब तीसरा आया, तो इनके बीच की जो एनर्जी थी वो तो रही। अब क्या हुआ, ये वाली एनर्जी भी बन गई है और ये भी बन गई, राइट। तो पहले मान लीजिए ये एक एनर्जी ई है, राइट। तो पहले क्या था कि 2 न्यूक्लियंस थे और एनर्जी केवल ई थी। जब तीसरा आया तो 3E एनर्जी हो गई और 3 न्यूक्लियंस हो गए, राइट। तो जो
पर न्यूक्लियन एनर्जी पहले हाफ थी, अब 1 हो गई। उसी तरीके से जब फोर्थ आएगा, राइट, तो कितनी न्यूक्लियन एनर्जीज हो गई, ये इससे भी कनेक्ट करेगा, इससे भी करेगा, 4C2, right, which is 8, right? So 4 into 2 by 2, okay, so 4, sorry, and 4 by 4, तो वो फिर 1 रही। तो इस तरीके से जो एनर्जी है वो हमारी शुरू में बढ़ रही है पर, लेकिन उसके बाद क्या, सॉरी ये 6 है नंबर, 6 by 4 which is 1.5, ओके, हाँ, तो ये 1.5 हो गई। तो ये धीरे धीरे बढ़ रही है एनर्जी, लेकिन इसके बाद जब आपके 30 न्यूक्लियंस हो गए, जो नया न्यूक्लियन आता है, ठीक है, वो केवल एग्जिस्टिंग 29-30 के साथ ही इंटरेक्ट करता है, तो ये एनर्जी उसके बाद बढ़नी रुक जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि अगर P is the number like 30 or 31 till where the energy is effective, तो उसके बाद अगर हम उसको बढ़ाते भी रहें, it remains as proportional to P, यानी कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो प्रोपोर्शनल टू P है, and hence it will remain a constant, ओके। सो कितना भी हम बढ़ाते जाएं वो प्रोपोर्शनल रहती है, लेकिन शुरू में वो बढ़ती है। और बाद में वो क्यों गिरने लगती है? बाद में वो इसलिए गिरने लगती है क्योंकि जब बहुत सारे न्यूक्लियंस हो जाते हैं तो द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन ईच न्यूक्लियन इज स्लाइटली हायर। Since average distance between nucleons become higher with the increasing size of the nucleus, the effective potential energy because of attractive nuclear strong force starts to reduce, okay, and hence the energy starts to drop a little bit, okay। तो ये डिस्क्राइब करता है कि शुरू में क्यों बढ़ती है एनर्जी और बाद में वो एनर्जी क्यों गिरने लगती है, ओके। कैन कंबाइनिंग और ब्रेकिंग अ न्यूक्लियस जनरेट एनर्जी, ठीक है। तो देखिए दोनों तरीके से एनर्जी जनरेट हो सकती है, हम अगर एक न्यूक्लियस को ब्रेक करें तो भी, और अगर हम एक न्यूक्लियस को कंबाइन, दो न्यूक्लियस को लेके कंबाइन करें तो भी एनर्जी जनरेट हो सकती है, लेकिन कब कब होती है ये हमें समझना चाहिए। तो अगर मान के चलते हैं एक बड़ा न्यूक्लियस, ओके, ग्रेटर देन 170 mass number, A is greater than 170. Now if it breaks down, okay, let's say it breaks down into two nucleus, one is A is equal to 100 and one is A is equal to 70, okay। So the binding energy per nucleon here, right, whichever is EBN, EBN0 कह देते हैं इसको, EBN1 एंड EBN2 बोलते हैं, ठीक है। तो EBN1, we know EBN1 is greater than EBN0, right? Why? Because 170 के बाद पर न्यूक्लियन एनर्जी गिरने लगती है, तो ये डेफिनेटली इसकी ज्यादा है। उसी तरीके से इसकी भी जो 2 की भी ज्यादा है EBN। सो जो टोटल एनर्जी है इन दोनों की अगर हम ऐड करें तो वो हायर, इसकी सम टोटल। और अगर ये एनर्जी हायर है, बाइंडिंग एनर्जी हायर होने का मतलब जो रिलीज्ड एनर्जी है, इसका मतलब है कि एनर्जी विल बी रिलीज्ड,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हैवियर न्यूक्लियस होते हैं मोर देन 170, केवल उन्हीं की बात हम करते हैं, उनको ब्रेक करने से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। फिजन मीन्स ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स। ओके, ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स इज कॉल्ड फिजन, तो इसको इसलिए हम न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। इसमें एक हैवी न्यूक्लियस अबव A is equal to 170 breaks down into smaller and more stable nuclei. ओके, उसी तरीके से अगर हम बहुत छोटे एटम्स लेते हैं, बहुत छोटे न्यूक्लियस लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन का, ठीक है, हमने हाइड्रोजन के 2 एटम्स लिए मान, ओके, उनको ज्वाइन करके हमने जो है एक हीलियम बना लिया, राइट। अगर हम हाइड्रोजन को ज्वाइन करके हीलियम बनाएंगे तो क्या होगा, यहां देखिए, हीलियम जो है, यहां पे हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी इज मच बिगर, binding energy of helium is much bigger than the binding energy of hydrogen. Okay, and hence what will happen, energy will be released. ठीक है, तो स्मॉलर न्यूक्लियाई को जोड़कर बड़ा न्यूक्लियस बनाने से एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो प्रोसेस है, इसमें हम जोड़ रहे हैं, जोड़ने को बोलते हैं फ्यूजन, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन से भी एनर्जी जनरेट होती है और न्यूक्लियर फिजन से भी एनर्जी जनरेट, दोनों ही तरीके से एनर्जी जनरेट की जा सकती है। लेकिन किस एलिमेंट से फ्यूजन से होगी, किस एलिमेंट से फ्यूजन से होगी, वो हमें उसके मास नंबर को देखकर डिसाइड करना। ठीक है, चलिए, हमने बात करी है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अ लिटिल बिट अबाउट दिस। दिस इज एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट नोन फोर्स in the fundamental forces of nature. What are the 4 fundamental forces of nature? Okay, we will write the strongest one first, which is called the strong nuclear force. After that is the electromagnetic force. Okay, and then are the weak nuclear forces. Okay, and the weakest force known as gravitational force. Only these are the 4 fundamental forces of nature. We are talking of the strongest. Okay, ये strong है, so ideally it should overpower all these forces, right? But why we don't see this force acting in our daily life? We don't see this force acting in our daily lives because, can somebody answer it? हम डे टू डे लाइफ में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्ट क्यों नहीं देखते हैं, जबकि ये इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है? कैन समबडी आंसर दैट क्वेश्चन? सोनाली, आप बता सकते हैं क्यों नहीं हम इफेक्ट देख पाते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का डे टू डे लाइफ में? You're there, Sonali? Answer my question. बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्ट क्यों नहीं देख पाते हैं हम डे टू डे लाइफ में? Because this force is very short range. See, it is almost to zero beyond 3 femtometer. 3 femtometer is like a size of a proton.
अगर 3 प्रोटॉन आप लाइन से रख देते हैं, ठीक है, तो उसके आगे तो ये फोर्स ही नहीं होती है, ये इतनी शॉर्ट रेंज फोर्स। इसीलिए केवल और केवल जब न्यूक्लियस के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं तभी इस फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसीलिए इसके नाम में न्यूक्लियर आता है, ठीक है, क्योंकि और बाकी और किसी भी लेंथ पर ये फोर्स एप्लीकेबल नहीं है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी अगर हमें प्रोड्यूस करनी है, राइट, दिस चैप्टर एसेंशियली वी आर लर्निंग बिकॉज we need to know a little bit more about the nuclear energy, right? Nuclear energy, which is a very powerful source of energy. आपने क्लास 10 में sources of energy में भी nuclear energy के बारे में पढ़ा, and everybody knows about it, right? It can be used for destructive purposes like in atom bomb, nuclear bombs, hydrogen bombs, etc. And it can also be used to produce electricity and other forms of energy in the nuclear energy plant. Okay, तो ये जो है, ये दो तरह की एनर्जीज पॉसिबल हैं, जो अभी अभी हमने देखा कि दो तरह से एनर्जी रिलीज होती है। फिजन होता है जो हैवी न्यूक्लियस को ब्रेक करने से होता है, और फ्यूजन जो लाइटर न्यूक्लियाई को ज्वाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाने से होता है। तो ये दोनों ही सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर फिनोमिनन दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज नोन एज द रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। अब रेडियो एक्टिविटी हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस दिस ईयर, सो अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज रिमूव्ड, सो दिस चैप्टर हैज बिकम प्रैक्टिकली हाफ ऑफ इट्स साइज, ठीक है। तो आपके लिए आसान चैप्टर हो गया है काफी, इसमें से रेडियो एक्टिविटी हटा दिया गया। रेडियो एक्टिविटी क्या चीज होती है कि हम ना तो फिजन कराते हैं ना फ्यूजन कराते हैं, जो बड़ा कोई न्यूक्लियस है, जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है, वो खुद ही कुछ पार्टिकल्स अपने में से एमिट कर देता है स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है। मान लीजिए वो अपने में से एक अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट द हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। तो वो इस अपने में से ये एमिट कर रहा है, तो लेकिन हम वो रिएक्शन करा नहीं रहे, वो अपने आप होता है, उसको ना हम तेज करते हैं ना स्लो करते हैं। वो चीज जो है वो रेडियो एक्टिविटी है, और उसको हम नहीं पढ़ रहे, ओके। चलिए, अब फिजन हम कैसे करा सकते, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी तो देखिए खुद होती रहती है, यूरेनियम रखा है, यूरेनियम 235 इज रेडियो एक्टिव, वो उसमें से अल्फा पार्टिकल एमिट कर देगा, ठीक है। बहुत सारे और आइसोटोप्स होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, और वो खुद ही डिके होते रहते हैं, खुद ही एनर्जी जनरेट करते रहते हैं, और खुद डिके होते रहते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव में बदलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें फिजन कराना है, जिसके जरिए हम बहुत सारी एनर्जी जनरेट करना चाहते हैं। तो वो यूजुअली हम कैसे कराते हैं, हम ये करते हैं कि हम एक बड़ा न्यूक्लियस लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है फिजनेबल एक आइसोटोप का, जो है 235, यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है 235। अगर मैं इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन जो है स्लो मूविंग बम्बार्ड करता हूं, तो क्या होता है, ये आता है, पहले तो ये इसमें एक्चुअली एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे ही ये इसमें एब्जॉर्ब होता है इमीडिएटली ये अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल होते ही ये ब्रेक हो जाता है, ओके, दो लाइटर न्यूक्लियाई में, ओके। अब ये दो लाइटर न्यूक्लियाई जो हैं, इनके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, जैसे कि जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें एक बेरियम बन गया तो दूसरा क्रिप्टॉन,
ओके, उसके अलावा थोड़े से और न्यूट्रॉन्स भी एमिट होते हैं, राइट? यू सी there are some neutrons also emitted, and these neutrons are important. Actually they are more important for us to understand than these things. ओके, ये तो प्रोड्यूस हो गए, हम इनका बहुत कुछ नहीं अभी समझने वाले हैं, लेकिन ये जो है ये न्यूट्रॉन्स हमें आगे समझने के लिए जरूरी है। तो याद रखिए कि जब यूरेनियम 235 को हम एक स्लो मूविंग, ये भी याद रखिए स्लो मूविंग होता है, एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन उससे टकराता है, ठीक है, तो वो एक अनस्टेबल आइसोटोप में बदल जाता है 236 में, विच स्पॉन्टेनियसली ब्रेक्स डाउन into two lighter nuclei. One combination is barium and krypton. ओके, तो और न्यूट्रॉन्स भी जनरेट होते हैं। ये जो आइसोटोप्स हमारे जनरेट हुए बैरियम और क्रिप्टॉन के, ये भी अनस्टेबल हैं, और ये जो है रेडियो एक्टिव radiations, like in this case they emit the beta radiations, ठीक है। वो बस याद रखना है आपको कि ये भी एनर्जी प्रोड्यूस करते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ बीटा रेडिएशंस, एंड दे विल डिके ओवर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, ठीक है। और ऑल्दो हम इसकी एनर्जी में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, ये चीज हमें इसलिए पता होनी चाहिए कि जो फ्यूल यूज हो गया ये तो एक तरह से बचा हुआ फ्यूल है, ठीक है। दिस इज द रेजिड्यू, राइट, दिस इज द रेजिड्यू ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। इसको अब हम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम इसको लाकर शहर के बाहर इकट्ठा कर दें, राइट, तो वो रेडियो एक्टिवली डिके होता रहेगा विद हार्मफुल बीटा रेडिएशंस, ओके। इसीलिए न्यूक्लियर एनर्जी में वेस्ट डिस्पोजल एक बहुत बड़ा इश्यू होता है, क्योंकि ये जो बच जाता है जिसको अब हम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं कर पाते, उसका एनवायरमेंटल रिस्क बहुत है, ठीक है। तो हमने ये चीजें नोटिस की, प्लस देर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड, व्हाई दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बिकॉज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ these isotopes is higher than the binding energy per nucleon of the uranium, okay, ठीक है। तो ये जो हमने अभी देखा था एक रिएक्शन, वो क्या था कि हमारा जो यूरेनियम था वो बैरियम और क्रिप्टॉन में ब्रेक हो गया था, लेकिन और भी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, जैसे यूरेनियम कैन ब्रेक इनटू एंटीमनी एंड न्यूबियम, okay. Uranium can also break into strontium and xenon, ओके। तो ये रिएक्शंस एक बार आप जरूर देख लीजिए, ये हमें पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये मल्टीपल टाइप ऑफ रिएक्शंस हो सकते हैं, ये ज्यादातर जो आउटकम्स आते हैं दे आर ऑल्सो रेडियो एक्टिव, they are also radioactive, and most of these reactions will produce certain number of more neutrons. As I said, this is pretty important, ठीक है। हम उस चीज पे अभी आएंगे कि न्यूट्रॉन्स क्यों इंपॉर्टेंट है, उससे पहले let's try to get a sense of how much energy is produced when one nucleus breaks down, ओके। सो वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी के लिए नाम है क्यू वैल्यू, ओके। क्यू वैल्यू इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हेन वन न्यूक्लियस ब्रेक्स डाउन, ओके, and it is expressed in mega electron volts, okay. So remember we talked about this, that it is the energy produced in this compared to movement of electrons is like 1 million times more, right, and hence we should
Remember that there is a m here, right? That is very important. अब हम एक Q वैल्यू का एक रफ एस्टिमेट करेंगे। ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ये एक एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, ये केवल एक थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जब हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे तो हम बहुत एक्यूरेट कैलकुलेशंस करेंगे इस समय, ठीक है। तो ये केवल हम एक समझने के लिए कर रहे हैं। तो कि लेट्स से कि जो यूरेनियम है उसमें एक न्यूट्रॉन आया और जो मास नए न्यूक्लियस का बन गया वो है 236, ठीक है। अभी हम कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो उसको 240 ले लेते हैं और मान लेते हैं कि जब ये टूटा तो ये 240 वाला जब टूटा तो ये 120 में टूट गया, राइट। वी नो दिस इज नॉट ट्रू, वो इक्वल सेगमेंट्स में नहीं टूटता है और उसके अलावा न्यूट्रॉन्स भी जनरेट होते हैं। हम उन सब चीजों को अभी इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। केवल एक बेसिक आइडिया लेने के लिए कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि ठीक है, अब हम ये मानते हैं कि 240 पे इस हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं कि 240 जो है, ठीक है, यहाँ पे ये है 240 ऊपर गए, ठीक है। तो ये 7.6 के करीब है यहाँ पे नंबर 240 पे, ओके। और 120 पे, राइट, 120 इज हियर, this number is close to 8.5, ठीक है। तो ये हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमने इस ग्राफ में से देख के लिखनी है दोनों के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब पर न्यूक्लियन लॉस कितना हुआ, 8.5 minus 7.6 which is 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक न्यूक्लियन पे लॉस हो गया, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 240। सो 240 into 0.9, right, which is close to 216 or we can say roughly 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या हुई है, बढ़ गई है इस पूरे रिएक्शन, राइट। यानी कि इतनी एनर्जी लिबरेट हो गई, इतनी एनर्जी इज लिबरेटेड from this reaction. You can see this is an enormous amount of energy at molecular size, right? It is much bigger than what you will get by burning one atom of carbon, right? Now, how do these energy conversions happen? Okay, energy conversions क्या क्या होते हैं? Let me just mark the attendance once no videos are on even today. सबसे पहले क्या होता है कि ये हमारा एक न्यूक्लियस है, वो टूटा, ये एक न्यूक्लियस बना, ये न्यूक्लियस बना, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स निकल गए, राइट। तो ये सब बहुत तेजी से एक ब्लास्ट की तरह हर एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, ओके। तो इन सब में क्या है इस समय, काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले जो एनर्जी प्रोड्यूस हो गई वो इन काइनेटिक एनर्जी की पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस। अब ये बड़ी तेजी से सराउंडिंग मीडियम में जाएंगे और वो सराउंडिंग मीडियम इनको एक रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। और इस मूवमेंट के थ्रू एक हीट जनरेट, ठीक है। तो इसके बाद ये चेंज हो गया हीट, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ये हीट एनॉर्मस होती है। अब इस हीट को यूज कर कर वी बॉयल वाटर,
which gets converted into steam. ओके तो अब स्टीम की जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हीट में बदली, हीट को यूज करके स्टीम बनाई, फिर स्टीम की काइनेटिक एनर्जी जो है उससे हमने क्या घुमाया, अपना टरबाइन, हमारा टरबाइन, सो इट बिकम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन। फिर वो टरबाइन किसको घुमाता है, हमारे जनरेटर को घुमाता है, और जनरेटर को घुमाएगा तो कौन सी एनर्जी बन जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स टू heat of the medium from which we boil water. Steam has kinetic energy that is used to turn turbine. The kinetic energy of turbine is then converted into the electrical energy through a generator. Okay, these are the energy conversions in a fission reaction to produce electricity. ठीक है, सो नाउ लेट्स कम बैक टू व्हाट, ये एक मॉलिक्यूल तोड़ा, एक एटम सॉरी तोड़ने से तो हमें कुछ फायदा होना नहीं है, राइट, वी हैव टू ब्रेक अ लॉट ऑफ एटम्स। ओके नाउ हाउ डू वी ब्रेक अ लॉट ऑफ एटम्स, ओके नाउ लेट्स गो बैक टू द फैक्ट कि और न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो एक न्यूट्रॉन था, वो गया, उसने एक न्यूक्लियस पे टकराया, तो इसमें से कुछ स्पेंट फ्यूल जनरेट हुआ, प्लस 2 or 3 more neutrons are generated. They can go and hit more atoms, more nuclei, and they will again produce more neutrons. Right, which will hit more atoms. So क्या हो रहा है, ये एक चेन बन गई है, इट इज अ चेन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन because of additional neutrons produced. Okay, तो ये एडिशनल न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस होते हैं ये बहुत बहुत क्रिटिकल हैं, इन्हीं की वजह से ये रिएक्शन आगे बढ़ता है, और ऐसे रिएक्शन को, क्योंकि ये अपने आप आगे बढ़ता रहता है, एक बार शुरू कर दिया, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं चेन रिएक्शन। ठीक है, अब ये चेन रिएक्शन की क्या नेचर होती है, क्यों स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की हमने बात की कंपेयर टू फास्ट मूविंग एक्सेट्रा, ये हम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स करेंगे। ठीक है, सो वी विल मीट टुमारो, थैंक्स फॉर नाउ एंड बाय बाय।